अस्सलाम वालेकुम क्लास पेज नंबर 225 पे हैं। आज हम कल वाले टॉपिक को रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। तो कल हम बात कर रहे थे चार्ल्स डार्विन के वर्क के बारे में कि उसने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को किस बेस पे प्रेजेंट किया था और उसने अपनी बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ में कौन से 2 पॉइंट्स एवोल्यूशन के डेवलप किए थे। ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन ने साउथ अमेरिका में जो ट्रैवल किया था उसमें वहाँ जाके उसने देखा था कि वहाँ का जो फ्लोरा और फाना है वो बहुत डिस्टिंक्ट है या बहुत मुख्तलिफ है यूरोप की लाइफ फॉर्म से। फिर जब उसने वहाँ के फॉसिल्स को स्टडी किया था तो उसमें उसने देखा था कि वो फॉसिल्स मॉडर्न स्पीसीज़ से ऑल दो बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो लिविंग प्लांट्स या एनिमल्स से मिलते जुलते हैं। फिर जो उसके लिए सबसे डिफरेंट केस था या मुश्किल जो उसके लिए केस था वो गैलापागोस आइलैंड का फाना था। ठीक है, उसमें उसने देखा था कि जो गैलापागोस आइलैंड्स पे एनिमल स्पीसीज़ रहती हैं वो दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती, लेकिन ये साउथ अमेरिकन मेन लैंड की स्पीसीज़ से मिलती जुलती हैं। तो उसका उसने रिज़ल्ट क्या निकाला था या उसने इसका कंक्लूजन क्या निकाला था कि ये स्पीसीज़ प्लांट्स या एनिमल्स की पहले साउथ अमेरिका की जो मेन लैंड है उस पर पाई जाती थी, बाद में किसी वजह से वो दूर हो गई अपनी मेन लैंड से और जाके इन आइलैंड्स पे स्कैटर्ड हो गई। जब वो आइलैंड्स पे स्कैटर्ड हो गई तो उनका जो कनेक्शन है मेन लैंड के साथ या बाकी आइलैंड्स के साथ जोग्राफिकल बैरियर्स की वजह से ख़त्म हो गया। जोग्राफिकल बैरियर मैंने आपको बताए थे कि वाटर हो सकता है जैसे कि रिवर वगैरह या ओशन वगैरह और ये माउंटेन वगैरह ये हो सकती हैं। तो इसकी वजह से उनका एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड के साथ कनेक्शन जो है ख़त्म हो गया या मेन लैंड के साथ कनेक्शन ख़त्म हो गया। अब हर आइलैंड पे जो है इन्वायरमेंट वो डिफरेंट था, तो उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वहाँ पे जो जाने वाले ऑर्गेनिज़म्स थे ऑल दो वो सारे के सारे मेन लैंड से आए हुए थे और एक जैसे ही थे, लेकिन जैसे ही उन्हें इन्वायरमेंट डिफरेंट मिला तो उन्होंने अपने आप को हर इंडिविजुअल ने अपने आप को उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना शुरू कर दिया। जब उसने वहाँ जाके रिप्रोड्यूस किया तो इस तरह से काफ़ी अरसे के बाद वहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं वो डिफरेंट इस हद तक डिफरेंट हो गए कि वो हर आइलैंड पे डिफरेंट स्पीसीज़ उसको नज़र आई। ऑल दो वो जब वो स्टार्ट में आई थी तो वो एक ही मेनलैंड से आई थी और वो सारी मिलती जुलती थी, लेकिन इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से उनमें जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट अकोमोलेट होते गए जनरेशन आफ्टर जनरेशन और फिर नई स्पीसीज़ जो है वो वहाँ पे बन गई। तो ये वजह थी कि उसको गैलापागोस आइलैंड्स पे जो एनिमल्स मिले थे या जो स्पीसीज़ मिली थी वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट थी, लेकिन कुछ हद तक वो मेन लैंड की स्पीसीज़ से मिलती जुलती थी। तो उसका उसने कंक्लूजन ये दिया था कि पहले ये मेन लैंड पर ही रहती थी, लेकिन किसी वजह से ये अपनी मेन लैंड से दूर हो गई, आइलैंड्स पे चली गई और फिर आइलैंड्स का आपस में कनेक्शन ना होने की वजह से ये डिफरेंट इन्वायरमेंट में जाके उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया और फिर इस तरह से वो नई स्पीसीज़ में कन्वर्ट हो गई। तो ये उसको वहाँ पे जाके गैलापागोस आइलैंड्स पे 13 टाइप्स की फिंचेस नज़र आई थी। फिंचेस मैंने आपको बताया था कि स्पैरो लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं और ये जो है ये स्पीसीज़ बिल्कुल हर आइलैंड पे मुख्तलिफ़ किस्म की हर आइलैंड की अपनी ही एक स्पीसीज़ थी फिंचेस की। कोई कुछ जो है वो ऐसी थी जो आइलैंड्स एक दूसरे के करीब थे और वहाँ पे एक आइलैंड के ऑर्गेनिजम्स या फिंचेस दूसरे आइलैंड पे जा सकते थे, तो वो कुछ हद तक मिलती जुलती थी। 2 या 3 आइलैंड्स पे पाई जाने वाली जो फिंचेस थी वो, लेकिन वैसे मोस्टली ये हर आइलैंड की अपनी ही अलग फिंचेस की स्पीसीज़ थी, लेकिन जो एक दूसरे के करीब थे वहाँ पे जो स्पीसीज़ हैं वो कुछ हद तक एक दूसरे के साथ मिलती जुलती थी। फिर जैसे ही जो डार्विन है वो ब्रिटेन में उसकी वापसी हुई 1836 में, तो उसने ये कहा था कि ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज़ और अडेप्टेशन एक क्लोजली रिलेटेड प्रोसेस है। जैसे अडेप्टेशन का मतलब है कि जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली कोई स्पीसीज़ या ऑर्गेनिजम्स अपने आप को एडजस्ट करें उस इन्वायरमेंट में, तो इसको आप अडेप्टेशन कहेंगे। तो वो अडेप्टेशन जब आएगी किसी भी इंडिविजुअल में या ऑर्गेनिज्म में तो इस तरह से वो एक्यूमुलेट होती जाएगी जनरेशन आफ्टर जनरेशन और नई स्पीसीज़ बन जाएंगी। तो उसका कहना ये था कि न्यू स्पीसीज़ का बनना और अडेप्टेशन एक क्लोजली रिलेटेड प्रोसेस है। अ न्यू स्पीसीज़ वुड अराइज फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल फॉर्म। अब उसका कहना यह था कि जो न्यू स्पीसीज़ है वो अपनी एंसेस्ट्रल फॉर्म से अराइज होती है बाय द ग्रेजुअल अकोमोलेशन ऑफ अडेप्टेशन टू डिफरेंट एनवायरनमेंट सेपरेटेड फ्रॉम ओरिजिनल हैबिटेट बाय जियोग्राफिकल बैरियर्स, कि आहिस्ता आहिस्ता से
जब एडाप्टेशन अकमलेट होती जाती हैं डिफरेंट एनवायरनमेंट होने की वजह से, तो वो नई स्पीसीज़ बन जाती हैं और वो एनवायरनमेंट जो है वो अपने ओरिजिनल हैबिटेट से दूर होता है या अलहदा होता है। किस वजह से? ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से। यही बात जो मैं आपको गैलापागोस आइलैंड्स की बता रही हूँ कि वहाँ पे जो फिंचेस मौजूद थी पहले वो साउथ अमेरिकन मेनलैंड में थी, लेकिन किसी वजह से वो मेनलैंड से दूर हो गई और आइलैंड्स पे जाके स्कैटर्ड हो गई और उनका कनेक्शन मेनलैंड से ख़त्म हो गया ज्योग्राफिकल बैरियर्स की वजह से। और इवन उनका आइलैंड्स का आपस में भी ज़्यादा कनेक्शन नहीं था क्योंकि ज्योग्राफिकल बैरियर्स थे। तो वो न्यू एनवायरनमेंट होने की वजह से वहाँ पे जो इंडिविजुअल्स गए थे वो बिल्कुल चेंज, वहाँ पे नई स्पीसीज़ जो हैं वो कुछ अरसे के बाद बन गई थी। तो इसकी वजह जो है वो यही थी कि वो स्पीसीज़ मेन लैंड से दूर हो गई थी और नए हैबिटेट में उनको सरवाइव करना था। तो जो मोस्टली आइलैंड्स पे जो फिंचेस थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। हर आइलैंड की पे अपनी ही एक स्पीसीज़ फिंचेस की मौजूद थी, लेकिन जो आइलैंड्स क्लोज थे या जिनका आपस में लिंक था तो वहाँ पे जो स्पीसीज़ हैं वो मिलती जुलती थी आपस में। तो यही चीज़ उसने गैलापागोस फिंचेस में ऑब्ज़र्व की थी। उसके बाद फिर उसने जो है ये थेरी दी थी, थेरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एज मैकेनिज़्म ऑफ एवोल्यूशन। उसने 1840 में ये थेरी जो है वो पेश की थी। 1844 में उसने एक ऐसे दिया था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एंड नेचुरल सिलेक्शन। फिर साथ ही उसके एक और नेचुरलिस्ट था अल्फ्रेड वेलेस, उसने काम किया था नेचुरल सिलेक्शन पे ईस्ट इंडीज़ में। ठीक है, उसकी थेरी बिल्कुल ऐसी थी जैसे डार्विन की थेरी थी। तो वेलेस के पेपर और इसके अलावा जो डार्विन ने अपना ऐसे पब्लिश नहीं करवाया था, उसके अनपब्लिश्ड ऐसे में से एक्सट्रैक्ट लेके इसको 1844 में लीनियन सोसाइटी ऑफ लंदन में पेश किया गया था, जुलाई 1 1858 में। ठीक है, जो डार्विन का मेन था जो काम था वो उसका वो बुक उसने लिखी थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़, और उसमें उसने 2 मेन पॉइंट्स हैं वो डेवलप करवाए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो कौन से पॉइंट्स हैं? डिसेंट विद मॉडिफिकेशन और नेचुरल सिलेक्शन एंड अडेप्टेशन। अब डिसेंट विद मॉडिफिकेशन का मतलब है कि जितनी भी हमें डाइवर्सिटी आज नज़र आती है प्लांट्स की, एनिमल्स की, अगर आप इनको ट्रेस करें तो इनका जो एंसेस्टर है वो सेम है। इसका मतलब है कि लाइफ में एक यूनिटी है। इसको इसने कंपेयर किससे किया था? ट्री से। जैसे ट्रीज़ की ब्रांचिंग एंड री ब्रांचिंग होती है, लेकिन वो सारी की सारी अगर आप ट्रेस करें तो वो एक ट्रंक से निकल रही होती है। तो इसका मतलब है कि ये जो डिसेंडेंट्स हैं ये एंसेस्टर से ही प्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन एंसेस्टर्स में डिफरेंट एनवायरनमेंट की वजह से चेंजिंग्स आना शुरू हुई हैं। तो उन चेंजिंग्स की वजह से या अडेप्टेशन आना शुरू हुई हैं, तो उन अडेप्टेशन की वजह से जो डिसेंडेंट्स हैं वो अपने एंसेस्टर से तब्दील मतलब उनसे चेंज हैं या उनसे मतलब उनकी जो रिजेंबलेंस है वो कम है। लेकिन अगर आप ट्रेस बैक करें तो इनकी हिस्ट्री जो है ये जाके एक ही एंसेस्टर से मिलती है। तो ये उसका कॉन्सेप्ट था। फिर उसने नेचुरल सिलेक्शन अडेप्टेशन की बात की थी, तो आप इसको थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कह सकते हैं। उसमें उसने कहा था कि जो इंडिविजुअल स्पीसीज़ होती हैं जब वो अपने इन्वायरमेंट में बेटर अडेप्टेड होती ही तब हैं जब नेचर उनको सेलेक्ट करती है। तो उसने नेचुरल सिलेक्शन को प्रमोट किया था कि कोई भी स्पीसीज़ अपने इन्वायरमेंट में ख़ुद को एडजस्ट करती है विद द हेल्प ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कि नेचर सेलेक्ट करती है किसने सर्वाइव करना है किसने नहीं करना। तो इसमें उसने नेचुरल सिलेक्शन में 3 मेन पॉइंट्स किए थे: स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड एवोल्यूशन ऑफ अ न्यू स्पीसीज। अब स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है कि अगर आपने सर्वाइव करना है तो सर्वाइव करने के लिए आपको स्ट्रगल करनी होगी। किस तरह से? कि एक तो ये बात है कि इंडिविजुअल्स जितना इन्वायरमेंट सपोर्ट कर सकते हैं उससे ज़्यादा इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब इन्वायरमेंट में रिसोर्सेज ही नहीं हैं तो उन इंडिविजुअल्स के दरमियान क्या होगी? फ़ाइट होगी। उस फाइट में जो सर्वाइव करेगा वही आगे से रिप्रोड्यूस कर सकेगा। ठीक है, उस फाइट में कुछ सर्वाइव कर जाते हैं और कुछ जो है उनकी डेथ हो जाती है। अब जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है उसमें यही बात है कि जो सर्वाइव कर जाते हैं उस फाइट को, तो वो किस वजह से करते हैं? क्योंकि उनका हेरिडिटरी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होता है या उनको जो विरासत में चीज़ मिली होती है वो बहुत गुड होती है जो कि उनको इन्वायरमेंट में अडेप्ट करवाती है या एडजस्ट करवाती है। ठीक है, तो ये फ़ाइट का मतलब ये नहीं है कि वो एक दूसरे के साथ जाके लड़ना शुरू कर देंगे। उसका मतलब ये है कि इन्वायरमेंट उस ऑर्गेनिज़म को सेलेक्ट करेगा या उस इंडिविजुअल को सेलेक्ट करेगा जिसकी करैक्टरिस्टिक्स बेस्ट होंगी। ठीक है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के पास अच्छी जीन्स हैं तो वो इन्वायरमेंट में आने वाली चेंजिंग्स को बर्दाश्त कर लेगा तो डेफिनेटली वो सर्वाइव कर जाएगा। और जिसके पास जीन्स अच्छी नहीं है वो उन चेंजिंग्स को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। जिसकी डेथ हो गई, जो ख़त्म हो गया, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। जिसकी जीन्स है, जिसकी जेनेटिक करैक्टरिस्टिक्स अच्छे हैं वो सर्वाइव कर जाएगा, रिप्रोड्यूस करेगा, उससे नेक्स्ट इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होंगे।
तो इस तरह से जो फिटेस्ट वो होता है जिसके पास हेरिडिटरी कॉन्स्टिट्यूशन या उसकी हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है, फिर एवोल्यूशन ऑफ अ न्यू स्पीसीज़ में हमने बात की थी कि जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं तो इस तरह से वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं अपने इन्वायरमेंट में, और जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो गुड करैक्टरिस्टिक्स हैं वो एकमलेट होते रहते हैं इंडिविजुअल्स में और आखिर पे नई स्पीसीज़ बन जाती है। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नियो डार्विनिज़म का। नियो डार्विनिज़म में ये बता रहे हैं कि जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ बुक थी इसकी, डार्विन की, उसने बहुत से बायोलॉजिस्ट को इस बात पे कन्विंस किया था कि स्पीसीज़ जो हैं ये एवोल्यूशन की वजह से ही क्रिएट होती हैं या प्रोड्यूस होती हैं। अब जो इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट था एवोल्यूशनरी थ्योरी की वजह से वो क्या था, पॉपुलेशन जेनेटिक्स का, जिससे ये साबित हुआ था कि जो जेनेटिक वेरिएशन है वो पॉपुलेशंस के अंदर होती रहती हैं। ठीक है, तो 1930s में जाके मेंडल के वर्क को और डार्विन के वर्क को इकट्ठा कर दिया गया था। वो रिकॉन्सल्ट मतलब उसको दोबारा से स्टडी किया गया था और उसको फिर कंबाइन कर दिया गया था या ज्वाइन कर दिया गया था। और इस तरह से क्योंकि उन्होंने वेरिएशन जेनेटिक बेसिस ऑफ वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन पे काम किया था। अब जो डार्विन है उसने काम किया था नेचुरल सिलेक्शन पे, और जो मेंडल है उसने काम किया था जेनेटिक बेसिस ऑफ वेरिएशन पे, या जीन से उसने जेनेटिक्स की बात करता था ना, या वेरिएशंस की बात करता था। तो 1930s में जाके मेंडल के वर्क और डार्विन के वर्क को इकट्ठा कर दिया गया था और एक थ्योरी पेश की गई थी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जिसको मॉडर्न सिंथेसिस या फिर नियो डार्विनिज्म कहते हैं। 1940s में जाके ये डेवलप हुई थी। और इसको सिंथेसिस भी इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सी डिस्कवरीज़ वग़ैरह या थेरीज़ वग़ैरह जो हैं वो ऐड की गई थी। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है ऐड करना या शामिल करना मुख्तलिफ़ फील्ड्स में से, जैसे कि पैलियोंटोलॉजी हो गई, टेक्सोनॉमी, बायोजियोग्राफी और पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ये सारी फील्ड्स हैं बायोलॉजी की। तो इन फील्ड्स में से जो कॉन्सेप्ट्स या आइडियाज़ डिस्कवरीज़ लेके उनको ऐड किया गया था और इस तरह से एक थ्योरी बनी थी एवोल्यूशन की, इसको मॉडर्न सिंथेसिस या फिर नियो डार्विनिज्म का नाम दिया गया था।